हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसमें हम कुछ की टूल्स की बात कर रहे हैं। जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें यूज होने वाले टूल्स वो कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें कुछ कॉमन टूल्स की, तो सबसे पहला कॉमन टूल लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम यह है कि सपोज करो ये आपका कोई डीएनए का सेगमेंट है, ओके, सपोज दैट ये आपका कोई डीएनए का सेगमेंट है और इसमें से मुझे कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सपोज करो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां है, अब मैं इसको निकालना चाहता हूं, आइसोलेट करना चाहता हूं, ओके। सो यहां पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या कह लीजिए मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके। मॉलिक्यूलर सीजर्स, आपका सीजर्स आप जानते ही हैं। सो वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां जाएगा और कट लगा के इस मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर देगा, ओके। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि आपकी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो टाइप के होते हैं, आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जब एंडो की बात कर रहे हैं तो आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो डीएनए सेगमेंट, आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें बीच में कहीं जाके कट लगाते हैं, ओके, सेंटर से थोड़ा हटके। और जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो आपके कोनों में, एक्सो मतलब आपके बाहर की तरफ कट लगाते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे दूसरा अगर हम बात करें टूल की, तो दे रखा है पॉलीमरेजेस एंजाइम। अब ये पॉलीमरेजेस एंजाइम क्या करते हैं, आपकी जो डीएनए की सिंथेसिस होगी आगे जाके, ओके, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, वहां पे आपके ये डीएनए पॉलीमरेजेस या पॉलीमरेजेस एंजाइम हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है लाइगेजेस। अब लाइगेजेस करते क्या है, ये सपोज करो अगेन हम मानते हैं कि ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है। अब इसमें मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कराना है। तो ऐड कराने के लिए तो पहले मैं क्या करूंगा, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया जहां पे मुझे ऐड कराना है, तो मैंने यहां कट लगा दिया, ओके। अब मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लगवाना है, जुड़वाना है, तो वहां पे मैं हेल्प लेता हूं लाइगेसेस की। तो ये जो लाइगेसेस एंजाइम है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां जुड़वाने में हेल्प करेगा, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो ये जो लाइगेसेस है ये एक तरह के मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं, ओके। तो दो डीएनए के सेगमेंट कह लीजिए, है ना, उसको आपस में जुड़वाने का काम, जैसे आप ग्लू यूज करते होंगे आप लोग, सेम वैसा ही काम कुछ इसका मान लीजिए कि ये दो डिफरेंट सेगमेंट को आपस में जुड़वा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर्स। अब हम लोग क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में या आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, हम क्या कर रहे हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हम उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करवा देते हैं उसके प्लास्मिड के साथ। फिर उसका जब प्लास्मिड में जब रेप्लिकेशन होता है तो वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के देता है। सो मुझे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, कि अगर ये मेरा कोई बैक्टीरिया है, सपोज दैट ये मेरा कोई बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया में मुझे अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज करो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इसको यहां भिजवाना है, तो मुझे वेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ओके। वेक्टर्स हमने प्लास्मिड के रूप में भी देखे, तो वो प्लास्मिड मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस बैक्टीरिया तक लेके जाएगा, और जो बैक्टीरिया का आपका जेनेटिक मटेरियल होगा उसके साथ जाके वहां जाके छोड़ देगा, ठीक है। फिर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहां जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिसमें हमने इंसर्ट कराया, जैसे यहां पे हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट कराया, तो उसका जब जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा और मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा। और फोर्थ है होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने यहां पे बैक्टीरिया की बात की, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, जिसके जीनोम के साथ हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और क्यों मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ताकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, इसमें जाए और हमारे लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बना के दे। सो होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम अपना
जीन ऑफ इंटरेस्ट या अपना डीएनए सेगमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं, और जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। ज्यादातर आप देखेंगे भी इस चैप्टर में हम लोग बैक्टीरिया की ज्यादा बात करने वाले हैं, खासकर आपका ई कोलाई। सो ई कोलाई की हम काफी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री दी हुई है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। ओके, 1963 में आपके 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए, और ये जो 2 एंजाइम थे ये बेसिकली करते क्या करते थे, ये रेस्ट्रिक्ट करते थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को, किसमें, आपके ई कोलाई में। ओके, जब हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज क्या है, वो एक तरह का वायरस है, ओके, जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये वाला। ओके, सो ये हमने बैक्टीरियोफेज बनाया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और सपोज दैट दिस इज आवर ई कोलाई। सो ई कोलाई जो है उसका भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। ओके, सो ये बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, ये इस ई कोलाई को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। सो इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल भिजवा दिया, कहां, अपना जेनेटिक मटेरियल भिजवा दिया ई कोलाई में। अब जैसे ही ई कोलाई में इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल पहुंचा, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जैसे ही पहुंचा, वैसे ही ई कोलाई का जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होगा तो होता क्या है कि आपका जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या करता है, आपका ई कोलाई के और आपके जो वायरस के दोनों के ही जेनेटिक मटेरियल में, या कह लीजिए डीएनए को पहले रीड करेगा, और रीड करने के बाद कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके कट लगवा देगा। हमने कहा 6 बेस पेयर के आपके स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रीड करता है और कट लगाता है। मान लीजिए कि आपके जो बैक्टीरियोफेज है उसमें हमें कोई 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिला। हम गेस कर रहे हैं कि सपोज करो टी ए टी, फिर आपका ए सी। सो ये आपका बेस पेयर सीक्वेंस है किसमें, आपके बैक्टीरियोफेज में। तो नेचुरल सी बात है, टी के साथ अगर आप दूसरा बेस लगाएंगे तो बेस क्या आएगा, ए आएगा, ए के साथ टी आएगा, टी के साथ ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर जी आएगा। तो ऐसे ही सेम बेस पेयर सीक्वेंस आपका कहां देखने को मिलेगा, हमें ई कोलाई में। तो 6 बेस पेयर का है, तो सेम आपका सेम बना देंगे आप। सो टी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, टी ए सी। सो ए टी टी ए टी सी। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, क्योंकि कट लगाने का काम किसका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहां पे जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो इसने 6 बेस पेयर का सीक्वेंस यहां भी रीड किया, 6 बेस का सीक्वेंस आपके ई कोलाई में भी रीड किया। ओके, तो बैक्टीरियोफेज में भी और आपके ई कोलाई में सेम बेस पेयर सीक्वेंस पे जाके इसने कट लगा दिया। अब जैसे ही कट लगाता है, अगर ये कट लगाएगा, सपोज करो इसने यहां कट लगाया, तो ये इस तरह से कट लगाता है। अब ये क्या होता है, यहां से ये वाले बेस उड़ गए, अब ये वाले बेस जैसे उड़ गए, ओके, तो ये जो जनरेट हुआ है, ओके, इसे हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। यहां से जो ये बेस हटे हैं उसको हमने स्टिकी एंड्स नाम दिया। ओके, अब ये स्टिकी एंड्स जब जनरेट हो जाते हैं तो ये ही स्टिकी एंड्स हैं जो आपके अदर जो बेसिस हैं, ओके, आपका जो जैसे आपका ये फॉरेन डीएनए जो हमें बैक्टीरियोफेज से मिल रहा है उसको आपस में बाइंड कराने में हेल्प करते हैं स्टिकी एंड्स। ओके, सो स्टिकी एंड्स जनरेट हो गए। अब स्टिकी एंड्स जनरेट हो गए तो नेचुरल सी बात है, इसका जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का वो आके आराम से यहां पे बाइंड कर जाएगा। अगर वो बाइंड कर गया तो भैया मामला हो जाएगा गड़बड़, और मामला गड़बड़ हो जाएगा। उससे बचाने के लिए आपका जो दूसरा एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप, यहां पे आके मिथाइल ग्रुप ऐड करवा देगा, आपका मिथाइल ग्रुप ऐड करा देगा। और मिथाइल ग्रुप जब ऐड हो जाएगा
तो वो इस बात की श्योरिटी देता है कि भैया किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी प्रकार का ये आपके जो ये स्टिकी एंड जनरेट हुए हैं, या कह लीजिए आपका जो ये जेनेटिक मटेरियल आपस में बाइंड करने वाला है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ई कोलाई है वो रेस्ट्रिक्ट करता है बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। ओके, तो एक एंजाइम ने क्या किया, एक एंजाइम ने तो सिंपली आपके डीएनए में कट लगवा दिए, और आपका जो दूसरा एंजाइम है उसने मिथाइल ग्रुप ऐड करवाया, मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दिया डीएनए में, ताकि किसी प्रकार की बाइंडिंग ना हो पाए। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो आपका था HIND2, HIND2, इसको आइसोलेट किया गया। ओके, और ये जो आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2 था, इसकी जो फंक्शनिंग थी वो डिपेंड करती थी, किस पे डिपेंडेंट थी, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे। सो इसकी फंक्शनिंग डिपेंडेंट थी कुछ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे। ओके, जिसको कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद, यानी कि हम 5 साल बाद ये पता लगा पाए या ये समझ पाए, क्योंकि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं तो वो 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पे ही, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाता है। तो इसको कैरेक्टराइज करने में कि ये कट कहां पे लगाता है, कौन से वो स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस है, सो 5 साल का हमें समय लगा। हमने कहा कि आपका जो HIND2 है, अब HIND2 जो हमारा HIND2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को काटता है। ओके, और जब काटता है तो पहले क्या करेगा, वो डीएनए को रीड करेगा, ओके, एंड रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करता है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस, किसके, 6 बेस पेयर के, यानी कि 6 बेस पेयर के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस वो क्या करेगा। अगर मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है, ओके, सो मान लीजिए ये हमारे बेस पेयर लगे हुए हैं इस तरीके से। ओके, तो ये तो 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पे कट लगाता है। तो सपोज करो ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये हमारे वो स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस है। डीएनए का सेगमेंट तो काफी सारा आपका लंबा सेगमेंट है, ठीक है। तो ये पहले पूरा रीड करेगा इस डीएनए का सेगमेंट को, फिर ये रिकॉग्नाइज करेगा 6 बेस पेयर के उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और वहां जाके ये फिर कट लगा देगा। सो ये कट लगाएगा कब, जब रिकॉग्नाइज कर लेता है ये 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस को। उसके बाद ये जो हम स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो इन स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। इन स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। ये तो हमने बात की किसकी, HIND2 की, कि भैया ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पे कट लगाएगा। लेकिन क्या इस HIND2 के अलावा भी क्या कुछ और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, क्या कुछ और भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं? तो बिल्कुल है। अभी तक हम लोग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर चुके हैं, और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने आइसोलेट किए हैं, ये हमने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि 230 स्ट्रेन्स आपके जो बैक्टीरिया थे वहां से हमने ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए हैं। और जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं, ओके, हमने कहा उसमें एक्सोन्यूक्लियस भी है, हमने कहा उसमें एंडोन्यूक्लियस भी है। तो एक्सोन्यूक्लियस तो आपके डीएनए के कोडों में काटेगा, और आपका जो एंडोन्यूक्लियस है वो कहीं बीचों बीच काटेगा, ओके, स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस पे। तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक खोजे जा चुके हैं, जो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं। ओके, आगे बढ़, किसी भी एंजाइम को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, सो वो रूल्स क्या होते हैं, वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी एंजाइम को नाम देते हैं, उसको देख लेते हैं। अगर कोई एंजाइम है, सपोज करो, ओके, सो एंजाइम के नाम का जो पहला लेटर है, जो पहला अल्फाबेट है, वो हमें बताता है जीनस, यानी कि वो पहला लेटर जीनस को इंडिकेट करता है। उसके बाद के जो 2 लेटर्स हैं या 2 अल्फाबेट हैं,
वो बताते हैं स्पीसीज को। ओके, स्पीसीज को किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की, जहां से हमने उस एंजाइम को आइसोलेट किया है। अब जैसे हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है इको R1। अब ये इको R1 है क्या, इसको देख लेते हैं। तो ये जो इको R1 हमारा जो एंजाइम है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था एस्चेरिचिया कोलाई RY13। तो एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से हमने इस इको R1 को एक्सट्रैक्ट किया था। अब अगर इसकी नेमिंग करने जाएं तो हमें पता है जो पहला आपका अल्फाबेट है वो जीनस को बता रहा है। ओके, ई मींस एस्चेरिचिया। तो ई, ये जो पहला अल्फाबेट या पहला लेटर है वो जीनस को बता रहा है। फिर जो ये दो आपके लेटर्स हैं, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो हैं वो बता रहे हैं हमें स्पीसीज। तो ये हमारी स्पीसीज हो गया। ओके, तो CO यानी कोलाई, तो ये स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे तीसरा जो लेटर है ये वाला R बताता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को। तो यहां पे स्ट्रेन क्या था? RY13। पूरा नाम क्या था? एस्चेरिचिया कोलाई RY13। तो इसमें RY13 क्या है? स्ट्रेन है। तो हमने RY13 से R ले लिया। तो ये तो आपका किसको बता रहा है? स्ट्रेन को। सो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, और लास्ट में आप देखोगे एक रोमन लेटर लिखा हुआ है, ये हमने 1 लिखा हुआ है, रोमन नंबर। तो ये 1 क्या बताता है? ये ऑर्डर को बताता है। ये ऑर्डर को बताता है। ये बता रहा है कि कौन से नंबर पे, यानी इसकी डिस्कवरी कब हुई है, कौन से नंबर पे हमने इसको आइसोलेट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, सो इसको हमने फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया होगा या डिराइव किया गया होगा, तो इसको हमने 1 दे दिया। तो इसका ऑर्डर 1 है। ऐसे ही इको R2 भी हो सकता है। सो ये आपका जो रोमन लेटर है, ओके, जो हमने 1 लिखा हुआ है, ये ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं किसी भी एंजाइम की, जिसमें पहला अल्फाबेट जीनस को, दूसरे 2 जो अल्फाबेट है या लेटर है वो स्पीसीज को डिफाइन कर रहे हैं, तीसरा वाला वो आपका स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को डिफाइन कर रहा है, और जो चौथा है वो ऑर्डर, कौन से नंबर पे, कौन से ऑर्डर में हमने इसको डिराइव किया है बैक्टीरिया से, आइसोलेट किया है बैक्टीरिया से, या कौन से नंबर पे, सिंपल वे में समझे, कौन से नंबर पे इसकी डिस्कवरी हुई। ओके, सो एक अगर एक आपका जैसे एस्चेरिचिया कोलाई एक आपका बैक्टीरिया है, इसमें से और भी काफी सारे हम लोगों ने एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे, तो ये पहले नंबर पे एक्सट्रैक्ट हुआ, तो इसको हमने 1 दे दिया। सो इस तरीके से हम किसी भी एंजाइम की नेमिंग कर सकते हैं। और यहां से बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाला टॉपिक है, ये काफी लंबा दे रखा है। सो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे। ओके, साथ ही साथ हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं उसकी बात करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ताकि बोरिंग ना हो जाए, लंबा ना हो जाए। सो 2 पार्ट में हम इस टॉपिक को, ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाला टॉपिक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।